है ना। चल ओपीसी कुछ डेफिनेशंस अपन निकाल लेते हैं पहले। पेज नंबर इसके बाद ही तो था मेरा। चल हेलो हेलो हेलो। चल गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन पहले क्या करेंगे, जितना भी कल अपन ने पढ़ा था सारा रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपन नया स्टार्ट करेंगे, है ना। आज अपन नया क्या पढ़ेंगे, अपन ने कुछ डेफिनेशंस तो कल कवर करी थी। कल कौन कौन सी डेफिनेशंस कवर करी थी बताना एक बार। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, 2 क्लॉज 68। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन 2 क्लॉज 71। और किसका पढ़ा था, रिलेटिव्स का डेफिनेशन किसमें, 277 में। अच्छा अपन ने और कोई डेफिनेशन भी पढ़ा था, ओपीसी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, 262 में। यही पढ़ा था कल अपन ने, ये 4 डेफिनेशंस अपनी कल हुई थी। और इसके साथ अपन ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 3 पढ़ा था। 262 ओपीसी में क्या लिखा है कि कंपनी अगर आपको बनानी है, ओपीसी कंपनी बनानी है, तो एक पर्सन होना चाहिए क्या बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए एज अ मेंबर, यही पढ़ा था। पर डेफिनेशन में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि व्हाट इज 1%। 1% मतलब क्या, 1% इनकम टैक्स के इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, या फिर किसके हिसाब से आप पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने किसको रेफर किया, सेक्शन नंबर 3 को, जिसमें लिखा है कि जो पर्सन है उस पर्सन का मतलब क्या होता है, पहली बात नेचुरल पर्सन। कौन सा पर्सन, नेचुरल पर्सन। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए, यही पढ़ा था। अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे, ओपीसी के मेंबर बन जाओगे। क्या रेसिडेंट होना जरूरी है कि बिना रेसिडेंट के भी चलेगा, पर रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है, 120 डेज से कम या ज्यादा, 120 डेज से ज्यादा होना चाहिए। इक्वल हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि लैंग्वेज में क्या लिखा है, नॉट लेस देन 120 डेज, 120 दिन से कम नहीं होने चाहिए। कौन से साल में, ये 120 डेज कौन से साल में चेक करोगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रही है बात सबको, बोलो है ना। मतलब अगर मैं इस साल ओपीसी बना रही हूँ तो रेसिडेंट, वैसे तो कोई क्राइटेरिया है नहीं ओपीसी बनाने के लिए, पर अगर रेसिडेंट चेक करना है तो इस साल ओपीसी बना रहे हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्या देखना पड़ेगा, 120 डेज वाला कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको। इसके बाद अपन ने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि ये जो दोनों कंडीशन है वो मेंबर को भी एप्लीकेबल होती है और नॉमिनी को भी एप्लीकेबल होती है। ओपीसी कंपनी 2 बिजनेसेस नहीं कर सकती, कौन कौन से, सेक्शन 8 और एनबीएफसी। क्या ओपीसी कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है क्या, तो ओपीसी कंपनी हमेशा क्या होती है। और इसीलिए प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन एज इट इज किसको एप्लीकेबल होता है, ओपीसी को। तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या है बताओ एक बार। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच इट्स आर्टिकल्स, 3 पॉइंट बताओ कौन कौन से, रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देख के बोलो, नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर बोलना है। चैप्टर 1 में निकाल लो, 2 से, अच्छा तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सेकंड क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200। कितने हो सकते हैं, 200, जिसमें 3 लोग नहीं आते, कौन कौन से, जॉइंट प्रेजेंट एम्प्लॉयज, पास्ट एम्प्लॉयज और जॉइंट शेयर होल्डर एज सिंगल मेंबर। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको। पब्लिक कंपनी कौन सी, अच्छा इनविटेशन टू पब्लिक दे सकते हैं क्या प्राइवेट कंपनी, डिबेंचर्स का दे सकती है क्या, इक्विटी शेयर्स का नहीं दे सकती है, डिबेंचर्स का दे सकती है। बोलो बात समझ में आ रही है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। बाकी आपको मतलब मेन किसकी डेफिनेशन समझनी है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट समझ में आ गया तो उसके अलावा सारी कंपनीज कौन सी हो जाएगी, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था। फिर अपन ने सेक्शन 3 में 3 टाइम लिमिट पढ़ी थी। कौन कौन सी 3 टाइम लिमिट है, 15 दिन की है, 30 दिन की, और अच्छा 3 फॉर्म्स भी है, कौन कौन से, INC 2, INC 3, INC 4। 2 किसका है, नॉमिनेशन का, INC 3 रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉमिनी, INC 4 इन्फॉर्म ROC विद इन
30 डेज। 15 डेज कौन सा टाइम लिमिट था? नॉमिनी को वापस अपॉइंट करोगे कितने दिनों में? 15 दिनों में। 180 डेज किसका टाइम लिमिट है? जब दो में से एक चूज करनी होती है, मतलब आप एक में मेंबर हो, दूसरे में नॉमिनी हो। अब दूसरे में नॉमिनी की जगह आप मेंबर बन जाते हो, तो आपको दोनों कंपनी में से एक चूज करना पड़ेगा। कितने टाइम में? 180 डेज के अंदर अंदर। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहां तक अपन ने कल कब पढ़ लिया था? सेक्शन नंबर 3 तक, जो कल पूरा खत्म हो गया था। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अपन पढ़ क्या रहे हैं अभी? अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कंपनी। तो अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनी में ओपीसी पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया, पब्लिक कंपनी पढ़ लिया। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? तीनों तरीके की कंपनीज जो अपन ने पढ़ी है, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आज अपन फर्दर और टाइप्स ऑफ कंपनीज भी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी। कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी। चलो, चैप्टर 1 में है ना, तो अभी नहीं है। यहाँ पे देखना है क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। कौन सा क्लॉज है? 85। कौन सा है? 85। क्या? हाँ, कौन सा है? 85। क्या लिखा है? अच्छा, ओपीसी का कौन सा सेक्शन है? 262। प्राइवेट कंपनी का 268। ओ के बाद पी आता है ना? ओ के बाद में पी आता है ना? ए बी सी डी ई एफ जी एच। इंटर में आ गए, अब हम इतना पढ़ लिया, हमको ए बी सी डी नहीं याद आ रही। ओ के बाद में पी आता है ना? बोलो, है ना? तो इसीलिए तुमको अगर याद हो तो मैंने तुमको कहा था कि जितनी भी डेफिनेशंस होती है सेक्शन 2 में, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होती है। मतलब सबसे पहले अगर ए से कोई डेफिनेशन है तो वो आएगी, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे आती है। इसीलिए ओपीसी का डेफिनेशन इज 262। प्राइवेट बाद में आएगा, पी बाद में आएगा, तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन इज 268। पी आर प्राइवेट, स्कूल में रोल नंबर अरेंज कर देते। पब्लिक कंपनी पी यू, यू बाद में आएगा ना, तो 271। बोलो, बात समझ में आ रही? तो 62, 68 और 71। स्मॉल कंपनी तो पी के बाद ही आएगी। स्मॉल कंपनी तो पी के बाद आएगी। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 285। क्लियर हो रही है बात सबको? तो स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ये तुम पढ़ के आए हो। पढ़ के आए हो ना, स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? दो क्राइटेरियाज होते हैं स्मॉल कंपनी के लिए, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। इसमें क्या लिखा है अभी नहीं देखना है ना। स्मॉल कंपनी के लिए दो क्राइटेरियाज होते हैं। कौन से दो क्राइटेरियाज होते हैं? एक तो क्या देखना पड़ता है? पेड अप शेयर कैपिटल देखनी पड़ती है, और एक क्या देखना पड़ता है? टर्नओवर। स्मॉल कंपनी के लिए पेड अप शेयर कैपिटल जो है आपका, वो अगर 4 करोड़ से कम है, कितना कम है? 4 करोड़ से कम है, तो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये 4 करोड़ कब हुआ? ये चेंज हुआ था, तुमको अगर याद हो तो। पहले 50 लाख था पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया, उसको बदल के गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? 4 करोड़ कर दिया। तो अगर आज के टाइम पे, इस साल में तुमको देखना है कि तुम्हारी कंपनी स्मॉल कंपनी है कि बिग कंपनी है, तो तुमको क्या देखना पड़ेगा? अगर तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, तो तुम्हारी कंपनी कौन सी कंपनी हो गई? स्मॉल। पर ये अकेली कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी, टर्नओवर भी देखना पड़ेगा। टर्नओवर किसके हिसाब से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से। टर्नओवर कहां से दिखेगा? पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल अकाउंट से टर्नओवर देखोगे, और टर्नओवर 40 करोड़ से कम का है। टर्नओवर कितने से कम का है? 40 करोड़ से कम का है। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम की है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर आपकी कंपनी को क्या बोला जाएगा? स्मॉल कंपनी। बोलो, बात समझ में आ रही है यहां तक सबको? देखो क्या लिखा है इधर, पढ़ते हैं। चलो, स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी होती है, तो ये हमेशा कौन सी कंपनी होगी? कौन सी कंपनी? तो स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी। क्या लिखा है? स्मॉल कंपनी मींस अ ऐसी कंपनी है जो क्या नहीं होगी? पब्लिक कंपनी नहीं होगी। समझ में आ रही बात सबको? अब मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला उसको भूल जाना, पहले जो यहाँ लिखा है वो पढ़ाती हूँ, फिर जो मैंने 4 और 40 बोला वो क्यों बोला वो बाद में बताऊंगी, ठीक है? इन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। क्लियर है? पर
ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, क्या लिखा है, समझते हो ना पेड अप शेयर कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, बोलो हाँ है ना। तो पेड अप कैपिटल कितना, कितना लिखा है पेड अप कैपिटल, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा शेयर कैपिटल मतलब दोनों आ गई, इक्विटी और प्रेफरेंस। हालांकि रियल लाइफ में 99% मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज में प्रेफरेंस होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है इक्विटी। पर बुक के पर्पस के लिए पता होना चाहिए शेयर कैपिटल मतलब दोनों आएगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। क्या लिखा है डेफिनेशन में, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए, ये लिखा है। आगे पढ़ते हैं। टर्नओवर कौन किसके हिसाब से देखोगे, पीएनएल अकाउंट के हिसाब से। कौन से साल का देखोगे, पिछले साल का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 करोड़। मतलब लॉ में डेफिनेशन क्या लिखी है वापस समझना। मैंने क्या बोला, 4 और 40 भूल जाओ, क्या डेफिनेशन लिखी वापस सुनना। पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 50 लाख से कम। टर्नओवर पिछले साल का कितना, 2 करोड़ से कम। कंडीशन में और लिखा है कि एंड लिखा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जिसका पेड अप 50 लाख से कम होगा और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम का होगा। इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे लेस ही आएगा। समझ में आ रही, मतलब अगर किसी कंपनी का पेड अप 50 लाख हुआ तो वो कौन सी कंपनी है, बिग कंपनी है, फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर एग्जैक्टली 2 करोड़ हुआ तो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी, बिग कंपनी कहलाएगी। समझ में आ रही बात सबको। तो वापस बोलो, डेफिनेशन में क्या लिखा है, पेड अप कितना होना चाहिए, 50 लाख, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 2 करोड़। क्या ये याद करना है क्या, हाँ। अभी कौन सी लिमिट याद करनी है, 50 लाख और 2 करोड़। पर तुमको अगर थोड़ा सा याद हो, अपन ने सेफ फाउंडेशन में भी डिस्कस किया था, इस 50 लाख की लिमिट को गवर्नमेंट चाहे, इस 50 लाख की लिमिट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकती है। 50 लाख की लिमिट को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। कहां तक बढ़ा सकती है, 10 करोड़ तक। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे तब इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कहां तक कर सकती है, 10 करोड़ तक। मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहां तक करना है कर सकती है। 10 करोड़ पर मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं कर सकती। इससे ऊपर करना है तो कानून बदलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात सबको। इस यहां तक करने के लिए आपको लॉ नहीं बदलना पड़ेगा, सिर्फ एक नोटिफिकेशन पास करना पड़ेगा जहां पे आप लिखोगे कि जो लिमिट है वो 50 लाख की जगह 4 करोड़ हो गई है, या 5 करोड़ हो गई है, 6 करोड़ हो गई है। समझ में आ रही है। थोड़ा बहुत भी अगर फाउंडेशन का याद है तो मैंने ये समझाया था वहां पर भी, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, और गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा के हायर अमाउंट कितना कर सकती है, अप टू 10 करोड़ तक। क्लियर है, या फिर शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़। क्लियर है यहाँ तक। पेड अप कैपिटल के लिए, टर्नओवर के लिए कितना लिमिट बोला है, 2 करोड़। पर इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर गवर्नमेंट कहां तक कर सकती है, 100 करोड़ तक। कहां तक कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट को अगर लगता है कि टर्नओवर की लिमिट हमको 10 करोड़ नहीं चाहिए, हमको कितनी चाहिए, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, कर सकते हो। इसके ऊपर करना है तो सेक्शन लॉ बदलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात सबको। तो टर्नओवर की लिमिट कितनी दी है, 2 करोड़। कितनी दी है, 2 करोड़। और इसको कहां तक लेके जा सकते हैं, 100 करोड़। ये बात मेरी समझ में आ रही है क्या तुम सबको, बोलो हाँ या ना। तो इस लॉ में, इस सेक्शन में तो सबसे पहले यही लिखा है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। और सच हायर अमाउंट लिखा है ना, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, बट द हायर अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। क्लियर है। टर्नओवर के लिए क्या लिखा है, टर्नओवर का जो लिमिट है वो कितना है, 2 करोड़ पीएनएल अकाउंट के हिसाब से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बट इट शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। समझ में आ रही। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए ये 100 करोड़ और 10 करोड़ की जो लिमिट है एग्जाम के लिए याद करना है, पर ये रियल लाइफ में अभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास किया है जिसमें गवर्नमेंट ने 2014
में जो रूल्स है एज पर द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014 फॉर सेक्शन 285 गवर्नमेंट ने बदल दिया। क्या अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने? पेड अप शेयर कैपिटल को बढ़ा के कितना लिमिट कर दिया? 4 करोड़। और अपन ने पढ़ा है ना गवर्नमेंट पेड अप को 10 करोड़ तक तो बढ़ा ही सकती है, पढ़ा है ना? तो 4 करोड़ तो उसके अंदर अंदर है। टर्नओवर कितना बढ़ा सकते हैं? 100 करोड़ तक। कहाँ तक? तो बढ़ा के कितना कर दिया? 40 करोड़। और देखो सीधी सी बात है, करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब मुझे एक बात बताओ, आज आज 40 करोड़ की वैल्यू है, आज के 20 साल बाद 40 करोड़ भी कुछ नहीं है। आज के 20 साल बाद बात कर रही हूं मैं। आज के 20 साल बाद अगर तुम ये बोलते हो कि मेरा टर्नओवर 40 करोड़ है, कुछ भी नहीं है ये तो। आपकी 40 करोड़ की कंपनी तो बहुत छोटी कंपनी हो गई। समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर है क्या? तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आज अगर आपको देखना है कि आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है कि बिग कंपनी है, तो आज अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है, 4 करोड़ से कम है, टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, तो आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है? स्मॉल कंपनी। 4 करोड़ और उससे ज्यादा है, 40 करोड़ और उससे ज्यादा है, तो आपकी कंपनी बिग कंपनी है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? श्योर? तो तुमको क्या याद करना है? सब कुछ याद करना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और नोटिफिकेशन। तुमको सिर्फ 4 और 40 नहीं याद करना है। क्यों मैंने बोला कि 4 और 40 नहीं याद करना है? मेरे सीए फाउंडेशन में शब्द अलग थे, अगर तुमको याद हो तो। मैंने सीए फाउंडेशन में कहा था कुछ भी मत याद करो, 4 और 40 याद होना चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन था। ये इंटर है, यहाँ पे तुमको सब पता होना चाहिए। तो पहले लिमिट कितनी थी पेड अप की? 50 लाख। उसको गवर्नमेंट कहां तक बढ़ा सकती है? 10 करोड़ तक बढ़ा सकती है। चेक करो, लिखा है ना 10 करोड़ तक। टर्नओवर कितना होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से? पहले 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। मैक्सिमम गवर्नमेंट इसको कहां तक लेके जा सकती है? 100 करोड़। गवर्नमेंट ने रूल्स बदल के इस पेड अप का लिमिट कितना कर दिया? 4 करोड़। और टर्नओवर का लिमिट, यही तुम्हारे आंसर में आना चाहिए। क्लियर हो रही है बात सबको? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? तो सेक्शन 8 कंपनी, सॉरी कौन सी कंपनी है? 2 क्लॉज 85 कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी। कौन सी कंपनी? अब स्मॉल कंपनी समझ में तो आ गया कि क्या होता है। एक गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट डाला क्यों है? स्मॉल कंपनी से होगा क्या? सपोज करो मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी है, तो चलो स्मॉल कंपनी आपने पता कर लिया स्मॉल कंपनी, अब क्या? उसको कुछ रिलीफ्स मिलेंगे। क्यों देने रिलीफ? सही बोल रहा है। स्मॉल कंपनी, अगर कोई कंपनी छोटी कंपनी है तो गवर्नमेंट उसको रिलैक्सेशन देगी, गवर्नमेंट उसको रिलीफ देगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट उसको रिलीफ नहीं देगी तो कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शंस में इतनी सारी बातें लिखी है, कितनी बातें फॉलो करेंगे? समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार स्मॉल कंपनी को बर्डन मत करो, छोटी कंपनी है ग्रो करने दो, छोटी कंपनी को क्या करने दो? ग्रो करने दो। और अगर आपको कंपनीज को ग्रो करने देना है, कंपनीज को प्रमोट करना है, तो आप उसको रिलैक्सेशन दोगे ना, रिलीफ दोगे। आप चाहते हो कि स्मॉल कंपनी और बढ़े आपकी इकोनॉमी में। जितने ज्यादा लोग स्मॉल कंपनी या फिर जितने ज्यादा लोग कंपनी खोलेंगे और अगर वो स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में आएंगे, तो लोगों को लगेगा कि हाँ हमको रिलीफ मिल रहा है, हमको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो फिर हम कंपनी खोलने में इंटरेस्टेड है। अगर मुझे एक बात बताओ, मेरे को अगर कंपनी खोलने पे बहुत सारा काम करना पड़े तो मैं कंपनी खोलूंगी नहीं। मुझे लगेगा कि यार 470 सेक्शंस में 1000 बातें लिखी है, कितनी बातें फॉलो करेंगे? समझ में आ रही है? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि स्मॉल कंपनी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो, जिससे लोग ज्यादा कंपनीज खोले, क्योंकि जितना कंपनी ग्रो करेगा उतना इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। समझ में आ रही है क्या बात सबको? पक्का, कोई दिक्कत नहीं? अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पार्ट पे लेके चलती हूँ। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, रिसेशन होता है। एक सेंटेंस बोलूंगी, तुम मुझे बताओगे कि सही है कि गलत है, ठीक है? अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो स्मॉल कंपनी का जो ये लिमिट है 4 करोड़ 40 करोड़ वाला, इसको बढ़ाना पड़ेगा कि इसको कम करना पड़ेगा? वापस बोल रही हूँ क्वेश्चन सुनना। स्मॉल कंप आप चाहते हो इकोनॉमी ग्रो करे, क्या करे? इकोनॉमी ग्रो। तो आप ग्रो करने के लिए कंपनीज को रिलीफ दोगे, रिलैक्सेशंस दोगे, हाँ या ना? स्मॉल कंपनी को रिलीफ और रिलैक्सेशंस दोगे, तो स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया ये 4 और 40 का और बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को या कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये 4 को 10 करोड़ कर दे तो सोचो और ज्यादा स्मॉल कंपनी हो जाएगी, ज्यादा स्मॉल कंपनी हो जाएगी, ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ज्यादा रिलीफ मिलेगा तो कंपनी खुद के ग्रोथ पे फोकस कर सकती है, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी।
समझ में आ रही है क्या बात सबको? एंड वाइस वर्सा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? तो गवर्नमेंट ने स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया ही इसीलिए कि स्मॉल कंपनी ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट ला दो। नहीं तो कोई छोटी कंपनी खोलने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, उसको लगेगा 470 सेक्शंस कौन फॉलो करेगा। नहीं तो आज के टाइम पे कितनी सारी प्राइवेट कंपनी, मुझे एक बात बताओ, स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी है? स्मॉल कंपनी कौन सी है? आज लोग प्राइवेट कंपनीज खोलना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है पहला सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, प्राइवेट कंपनीज या कंपनीज का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है ना। दूसरा बेनिफिट, कंपनी खोल भी लेंगे प्राइवेट कंपनी तो 470 सेक्शंस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनीज, ओपीसी जैसी कंपनी को रिलीफ दे रखा है कंपनीज एक्ट में। क्योंकि कंपनीज एक्ट मेनली किसको पकड़ना चाहता है? जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, उन पे ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस लगाना चाहते हैं क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट होता है उसमें। समझ में आ रही है क्या मेरी बात की स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? तो स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना लिखा है? 50 लाख। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? टर्नओवर कितना लिखा है? कहां तक जा सकता है? और अभी लिमिट क्या है? तो तुमको अगर देखना है कि कंपनी स्मॉल है कि बिग है, तो तुमको चेक तो 4 और 40 ही करना है, पर एग्जाम के लिए सब कुछ याद होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात सबको? पर स्मॉल कंपनी में तुमको एक चीज और बात याद होगी, कुछ कंपनीज स्मॉल कंपनी कहलाती ही नहीं है। कौन कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाती? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाती। सेक्शन 8 कंपनी को तो वैसे ही इतने सारे रिलीफ दे रखे, भाई सेक्शन 8 कंपनी को कंपनीज एक्ट में हर जगह रिलैक्सेशन दे रखा है, तो फिर इसको यहाँ पे स्मॉल कंपनी का अलग से रिलैक्सेशन क्यों दे? इनके पास हजारों रिलैक्सेशन पड़े हैं, स्मॉल कंपनी से ज्यादा रिलैक्सेशन इनको है, तो फिर इनको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में काउंट मत करो। और क्या लिखा है? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट मतलब ऐसी कंपनी जिसके लिए खुद के लिए कानून बना हुआ है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, LIC का खुद का एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का खुद का एक्ट है। समझ में आ रही बात सबको? सेबी, उसका खुद का एक्ट है, सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट खुद का है। तो ऐसी कंपनीज जिनका खुद का कानून है, उनको क्यों स्मॉल कंपनी करना है? मुझे एक बात बताओ, LIC जिसके लिए खुद का कानून बना हुआ है, ये छोटी कंपनी हो सकती है क्या? LIC जिसका खुद का कानून है, ये छोटी कंपनी है? कभी भी नहीं। सेबी जिसका खुद का कानून है, सेबी एक्ट, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को अपन छोटी कंपनी बोलेंगे क्या? तो ऐसी कंपनी को कभी छोटी कंपनी बोलने की जरूरत नहीं है। तो रीजन समझ में आ रहा है क्या? रीजन समझ में आएगा तो प्रोविजन याद होगा। ये रीजंस मैं फाउंडेशन में नहीं देती क्योंकि जरूरत नहीं है, पर इंटर में जरूरी है। समझ में आ रही बात सबको? तो स्मॉल कंपनी में पहली कौन सी कंपनी नहीं आती? सेक्शन 8। क्यों? ऑलरेडी बहुत रिलैक्सेशन है, तो स्मॉल कंपनी से ज्यादा ही है तो क्यों दे? और कौन सी कंपनी नहीं आती? कोई भी नहीं, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड जो किससे गवर्न है? स्पेशल एक्ट से। तो जो स्पेशल एक्ट से गवर्न है वो कभी छोटी कंपनी, जिस कंपनी के लिए खुद का एक कानून बनाया है, वो छोटी कंपनी गलती से भी नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात सबको? और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कंपनी? होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग और सब्सिडरी को स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस क्यों नहीं लगते? क्यों मना किया है कि कभी होल्डिंग और सब्सिडरी स्मॉल कंपनी नहीं होती? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक टर्म होती है, CFS, तुमने अकाउंट्स में पढ़ ली होगी या पढ़ोगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते ही होल्डिंग सब्सिडरी के लिए। जैसे सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, अभी की लिमिट के हिसाब से बात करते हैं, 4 और 40 के हिसाब से, है ना। मेरी कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 2 करोड़ है। कितना है? और टर्नओवर जो है मेरी कंपनी का वो 50 करोड़ है। तो क्या मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी है क्या? पेड अप 2 करोड़ है, टर्नओवर है 50 है, स्मॉल कंपनी है क्या? नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार अगर ऐसा है तो मैं तो बड़ी कंपनी हो गई, और बड़ी कंपनी हो जाऊंगी तो कंपनीज एक्ट इतना फॉलो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक सब्सिडरी कंपनी खोल लेती हूँ। क्या करती हूँ? एक सब्सिडरी कंपनी खोलती हूँ। पेड अप 2 करोड़ है, मेरा कोई दिक्कत नहीं, सब्सिडरी का पेड अप 1 करोड़ है। मेरा टर्नओवर 50 करोड़ का था, मेरा टर्नओवर अब सब्सिडरी कंपनी खोलने के बाद 30 करोड़ का है। कितना टर्नओवर है मेरा? 30 करोड़। और 20 करोड़ का टर्नओवर सब्सिडरी का है। हम है तो एक ही कंपनी ना, पर मैंने क्या सोचा, अगर 50 करोड़ का मेरा अकेले का टर्नओवर होगा तो मुझे बिग कंपनी मान लेंगे, और बिग कंपनी मान लेंगे तो प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेटर एक काम करती हूँ, मेरी कंपनी को 2 टुकड़ों में बना देती हूँ, एक होल्डिंग मेरी कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी।
होल्डिंग कंपनी का टर्नओवर अब 30 करोड़ है, सब्सिडरी कंपनी का टर्नओवर अब 20 करोड़ है, दोनों छोटी कंपनी है। अगर दोनों छोटी कंपनी है तो ये सेक्शन लगेगा क्या? नहीं। और ये जो मैंने किया ये सिर्फ मैं ही करूंगी कि सभी करेंगे? तो किसी की कभी बड़ी कंपनी होगी नहीं, सभी स्मॉल कंपनी कहलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सीएफएस पढ़ोगे ना अकाउंट्स में, सीएफएस में यही होता है। सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते ही किसके लिए हैं? होल्डिंग सब्सिडरी के लिए। पढ़ लिया है क्या तुमने सीएफएस? नहीं। तो जो सीएफएस होते हैं ना, कंसोलिडेटेड, नाम ही कंसोलिडेटेड है, वो किसके लिए कंसोलिडेट हो रहा है? एक कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस है, जितनी भी सब्सिडरी है, सबको साथ में ले आओ। अब बताओ टर्नओवर कितना है, अब बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, फिर बताएंगे कि स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। इसीलिए इन्होंने तो मना ही कर दिया कि अगर आपकी ब्रांच है, आपकी सब्सिडरी है, तो आपकी कभी छोटी कंपनी हो ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात सबको? तो 3 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती, कौन कौन सी? होल्डिंग और सब्सिडरी। सेकंड इज सेक्शन 8 कंपनी। तीसरा, इसको अपन, इसके लिए एक छोटा नाम और होता है, इसको अपन बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज, स्टैट्यूट मतलब ऐसी कंपनी जिसके लिए खुद के लिए कानून बना गया है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। एनी कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। जिस कंपनी के लिए खुद के लिए कानून बनाया है उस कंपनी को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे एलआईसी हो गया, सेबी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई। क्लियर हो रही है बात सबको? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वापस बोलेंगे, ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी, जिसमें लिमिट क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख। मैक्सिमम इसको कितना कर सकते हैं? 10 करोड़। टर्नओवर एंड लिखा है कि और लिखा है? एंड। टर्नओवर कितना होना चाहिए पिछले साल का? 2 करोड़। मैक्सिमम करंट लिमिट कितनी है? 4 और 40। और ये जो स्मॉल कंपनी के क्लॉजेस है, ये 3 को नहीं लगते। किस किस को? सेक्शन 8 को, होल्डिंग सब्सिडरी को, और एनी कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट और स्टैट्यूटरी कंपनी। समझ में आ रहा है? सेक्शन कौन सा है? 2 क्लॉज 85। पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है? स्मॉल कंपनी क्लियर, प्रोविजन क्लियर सबको? अब आते हैं नेक्स्ट पर अपन। अच्छा, सब्सिडरी कंपनी। कौन सी कंपनी? मैंने क्या बोला, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हैं। तो स्मॉल कंपनी हो गया, अब अपना कौन सा है? ये तो तुमको बहुत अच्छे से आता है ना। सब्सिडरी कंपनी तो होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है, एसोसिएट कंपनी होती है, आइडिया है। सब्सिडरी कंपनी कब बनते हैं? चलो बताओ, कब बोलोगे कि ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, और वोटिंग पावर 1/2 से 50% नहीं लिखा है, क्या लिखा है? 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। वोटिंग पावर कितना होना चाहिए? 1/2 से ज्यादा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेम्यूनरेशन। मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कौन डिसाइड कर रहा है? होल्डिंग कंपनी डिसाइड कर रही है। ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। कौन सी कंपनी? अच्छा, अभी अपन ने किसका डेफिनेशन पढ़ा था? स्मॉल कंपनी। कौन सा सेक्शन था? 285। अब कौन सा पढ़ रहे हैं? सब्सिडरी। स्मॉल के बाद ही आएगा एस एम और एस यू। कौन सा? 287। समझ में आ रही है क्या बात सबको? 285 और उसके बाद 280। भाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल थोड़ी याद कराऊंगे इंटर में, आएगा भी नहीं एग्जाम में, कोई सेंस भी नहीं है ना। तो 287 कौन सा है? सब्सिडरी कंपनी। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इन रिलेशन टू, सुनना डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होती है सब्सिडरी कंपनी का? इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। ये वो कंपनी होती है जिसमें किसका? होल्डिंग कंपनी क्या कंट्रोल करती है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ है, composition of a company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion, अपनी मर्जी से किसको अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है? किसको? या तो सबको या फिर मेजॉरिटी। मतलब अगर मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है, तो तुम्हारी कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये अपन ने सीए फाउंडेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बोलो हाँ है ना। सेकंड पॉइंट, कोई भी ऐसी कंपनी जो 1/2 से
ज्यादा टोटल वोटिंग पावर। अब तुमको एक बात बताती हूँ, ये वोटिंग पावर जो वर्ड है ना, ये आईसीआई ने बाद में लिखा, मतलब कंपनीज एक्ट ने बाद में लिखा। पहले क्या था? टोटल शेयर कैपिटल। पहले था टोटल शेयर कैपिटल, फिर लिखा टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, फिर इसको बदल के कर दिया वोटिंग पावर। तो अभी क्या है हमारे पास में? 1/2 से ज्यादा वोटिंग पावर होना चाहिए, आइदर अकेले, याद है क्या कुछ ऐसी बातें, या फिर किसी के साथ में। किसके साथ में? सब्सिडरी कंपनीज के साथ में। अभी कुछ एग्जांपल लूंगी तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोनों पॉइंट सबको? फिर क्या लिखा है? प्रोवाइडेड, ये अपना अभी कुछ काम नहीं आएगा, फिर पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control referred to in subclause 1 or 2 is of another subsidiary company of holding company। क्या लिखा है? a company shall be deemed to be a, मतलब तुम्हारी कंपनी को हम सब्सिडरी मान रहे हैं, ये लिखा है। क्यों मान रहे हैं? डीम टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द, मेरी होल्डिंग कंपनी है, मैं होल्डिंग हूं, तुम मेरी सब्सिडरी हो, हम ऐसा मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1 और 2 किसका है? नहीं समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? आया सबको? सबको अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब हाँ मेरी सब्सिडरी कंपनी है ना, मेरी क्या है? सब्सिडरी कंपनी। मेरी सब्सिडरी कंपनी तुम्हारी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करती है। मेरी सब्सिडरी कंपनी तुम्हारी कंपनी में किसको कंट्रोल कर रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसका मतलब मेरी सब्सिडरी की कंपनी की तुम भी सब्सिडरी हो गए। चलो इधर आओ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। दक्ष की कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। दक्ष की 2 कंपनीज है। कितनी कंपनीज है? 2 कंपनीज है। कौन सी 2 कंपनीज है? एक तो दक्ष की कंपनी है धवल लिमिटेड, और एक इसकी कंपनी है अर्शद प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये 60% वोटिंग पावर वाला है, और ये जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है ना। मतलब दक्ष धवल की कंपनी में तो कितना पावर होल्ड करता है? 60%। तो धवल की कंपनी सब्सिडरी हो गई दक्ष की, ये भी सब्सिडरी हो गई, अर्शद की प्राइवेट कंपनी भी क्या हो गई? सब्सिडरी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का श्योर? अब सुनना मेरी बात, अगर ये दोनों कंपनीज दक्ष की सब्सिडरी कंपनी है, कौन कौन सी? धवल और अर्शद की कंपनी किसकी सब्सिडरी है? दक्ष की। तो क्या ये दोनों भी सब्सिडरी है क्या? क्या धवल की कंपनी और अर्शद की कंपनी भी सब्सिडरी कंपनी है क्या? एक दूसरे की, जैसे धवल होल्डिंग हो गई अर्शद सब्सिडरी, या अर्शद होल्डिंग या धवल सब्सिडरी, ऐसा कुछ हो क्या? नहीं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये किसी तरीके से सब्सिडरी नहीं होगी। तो फिर इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिस्टर कंसर्न। अब ऐसे तो बोलना ये तो लड़के हैं, भाई होना चाहिए, ब्रदर कंसर्न होना चाहिए। इसको बोलते हैं सिस्टर कंसर्न। क्या बोलते हैं? सिस्टर कंसर्न। जब ये इस तरीके की कंपनीज होती है तो इनको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टर कंसर्न्स। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योर? अब यहाँ पे जबरदस्ती ब्रदर मत लगा देना, ब्रदर कंसर्न रहेगा ये। तो ये क्या कहलाएगी? दोनों कंपनीज सिस्टर कंसर्न्स, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जेंडर पे मत जाओ यहाँ पे। क्लियर है? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योर? अब सुनना, धवल की जो कंपनी है इसकी भी एक सब्सिडरी है। धवल की एक और सब्सिडरी कंपनी है, कौन सी? अवन लिमिटेड। इसमें धवल क्या कर रहा है? 50,000 एक शेयर्स होल्ड करता है आउट ऑफ टोटल 1 लाख शेयर्स। अवन की कंपनी के कितने शेयर्स है? 1 लाख, जिसमें से धवल कितने होल्ड करता है? 50,001 शेयर्स।
पहले तो ये देखो 1/2 से ज्यादा है क्या, 50% से ज्यादा है क्या, 50% से ज्यादा है क्या ये, पक्का, एक शेयर ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा हो गया, ये मत कहना 50% से ज्यादा तो 51 होता है ना, 51,000 नहीं है, 50% ज्यादा एक भी शेयर होगा तो वो कंपनी कौन सी कहलाएगी, सब्सिडरी। तो अवन की कंपनी इसकी क्या हो गई, सब्सिडरी, क्या हो गई, सब्सिडरी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अवन किसकी सब्सिडरी है और धवल किसकी सब्सिडरी है, तो A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी। इसका मतलब दक्ष की सब्सिडरी कौन सी कहलाएगी, अवन बी कहलाएगी। पक्का ये कहना चाह रहा है वो उस पैराग्राफ में। श्योर, मतलब हम आपकी कंपनी को सब्सिडरी मान लेंगे, किसकी सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी की। अगर आपने जो कंट्रोल है 1 और 2 वाला, वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर वाला या कंपोजिशन वाला, वो किसके थ्रू रख रखा है, अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू रखा हुआ है। डेफिनेशन क्लियर है सबको, पक्का, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है इसको किसी में भी। एग्जाम्पल फटाफट से नोट करो कॉपी में, हेडिंग डालो कॉपी में, सब्सिडरी कंपनी, हेडिंग डालो सब्सिडरी कंपनी और ये एग्जाम्पल नोट करो। किसको सिस्टर कंसर्न्स भी बोलते हैं, को सब्सिडीज भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकता है। ये कह रहे हैं हमको अच्छा नहीं लगा आपने सिस्टर कंसर्न बोल दिया। चलो फटाफट से एग्जाम्पल कॉपी करो। सबने ये अपना कौन सा डेफिनेशन हुआ, सब्सिडरी कंपनी का, ठीक है। अब आओ एसोसिएट। अच्छा एसोसिएट का डेफिनेशन कहाँ मिलेगा, लास्ट में कि स्टार्टिंग में, तो चलो स्टार्टिंग में चलते, कितना स्टार्टिंग में,
2 क्लॉज 6। एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन कहाँ है? 2 क्लॉज 6 में। अच्छा, एसोसिएट कंपनी का मतलब भी तुमको पता है, तुम पढ़ के आए हो सीए फाउंडेशन में। कोई भी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी ने कितना होल्डिंग रख रखा है? 20%, इक्वल, लेस, मोर। इक्वल और मोर मतलब एटलीस्ट 20% होना चाहिए। मतलब अगर मेरा किसी भी दूसरी कंपनी में 20% और उससे ज्यादा क्या है? वोटिंग पावर है। 20% और उससे ज्यादा मतलब कितना भी चलेगा या कोई लिमिट है? 50 तक या 50 से कम? सोच लो। 50 तक चलेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा होता है तो सब्सिडरी होती है। तो 50 से कम नहीं है, वो 50 तक है। मतलब अगर मैंने सपोज उसी एग्जाम्पल में 50,000 शेयर्स लिखे होते तो क्या वो सब्सिडरी होती कि एसोसिएट होती? एसोसिएट होती। तो 50% तक इज एसोसिएट, 20% से कहां तक? 50% तक एसोसिएट है, 50 से ज्यादा है तो सब्सिडरी है, और 100% है तो होली ओन्ड सब्सिडरी है। 50% से ज्यादा होता है तो सब्सिडरी है। अगर 100% शेयर्स मेरे पास है तो कौन सी कंपनी है? होली ओन्ड सब्सिडरी। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ है ना। अब समझना ध्यान से, एसोसिएट कंपनी हम किसको कहते हैं? एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ। अब जबरदस्ती ये वर्ड डाला हुआ है, इसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, वहीं लिख देते सीधा 20% वोटिंग पावर, तो क्या जाता? 2 लाइंस कम हो जाती है ना। यहाँ लिखा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अब लिखा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कितना परसेंट टोटल वोटिंग पावर, या फिर कंट्रोल होना चाहिए बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का। समझ में आ रही बात सबको? फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट और चीज आती है, जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, सुना था ध्यान से। इसके लिए मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स लूंगी। अपन ने सीए फाउंडेशन में इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, पर यहाँ करेंगे। अच्छा, मारुति सुजुकी इंडियन कंपनी है कि कौन सी कंपनी है? 100% फुली कंपनी है। जापान और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। मारुति सुजुकी जापान और इंडिया का क्या है? जॉइंट वेंचर है। कैसे पता चला? नाम ही अगर तुम देखोगे, मारुति और फिर क्या लिखा है? सुजुकी। सुजुकी अपने यहाँ तो नहीं बोलते, ये तो जापान और चाइनीज नाम होते हैं। सुजुका, नोबिता, ये यहाँ के तो नहीं है। ये कहाँ के है? ये बाहर के, इंडिया के नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? अच्छा, हीरो होंडा। हीरो होंडा भी एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और जापान का। हीरो होंडा भी क्या है? एक जो हीरो इंडिया का है, होंडा जापान का है, जॉइंट वेंचर है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? चलो देखते हैं। देखो, यस, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड फॉर्मली पहले क्या था? मारुति उद्योग। अपने यहाँ तो ऐसे खोलते हैं ना कंपनी के नाम, मारुति उद्योग लिमिटेड। हमारे यहाँ ऐसे नाम होते हैं। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ऑफ जापान विद सुजुकी नाउ होल्डिंग अ मेजॉरिटी स्टेक। तो ये क्या है? एक जॉइंट वेंचर है जिसमें 2 लोगों का जॉइंट वेंचर है। किसका? इंडिया का और जापान का। तो ऐसी कंपनीज जिनका अब जॉइंट वेंचर मतलब क्या कि कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उसमें जॉइंटली दोनों का होल्डिंग होता है। कितना कितना होल्डिंग है, दे विल डिसाइड। समझ में आ रही बात सबको? पर दोनों का क्या होल्डिंग होता है एसेट्स में? जॉइंट होल्डिंग होता है। और ऐसी कंपनीज क्या कहलाती है? जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर्स वाली जो कंपनी होती है, सुनना, वो कौन सी कंपनीज कहलाती है? एसोसिएट कंपनी। अब द पॉइंट है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये तो समझ में आ गया कि मारुति सुजुकी कौन सी कंपनी है? जॉइंट वेंचर कंपनी। कौन सी कंपनी? जॉइंट वेंचर। तो इसका मतलब एक कंपनी है मारुति उद्योग लिमिटेड, यही था ना कंपनी का नाम? उद्योग लिमिटेड। और वो सुजुकी वाली कंपनी का नाम क्या था पूरा? सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, है ना? ये भी लिख लेते हैं, चलो। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। इन दोनों ने मिलके कौन सी कंपनी बना ली जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? जॉइंट वेंचर ना। वेरी गुड।
है ना, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, जॉइंट वेंचर बोल रहे हैं, ठीक है। अब द पॉइंट है, मुझे ये बताओ मारुति सुजुकी किसकी एसोसिएट है? मारुति सुजुकी किसकी एसोसिएट है? इसकी, इसकी या दोनों की, या फिर ये दोनों एसोसिएट है? तीन ऑप्शंस है मेरे पास। पहला ऑप्शन मारुति, मारुति सुजुकी की एसोसिएट है। दूसरा ऑप्शन सुजुकी मारुति सुजुकी की एसोसिएट है ना। तीसरा ऑप्शन मारुति और सुजुकी आपस में दोनों एसोसिएट है। ऑब्वियसली ये दोनों कंपनी छोटी है, ये वाली बड़ी कंपनी है, ठीक है। तभी तो ये दो, इनमें से ही कोई एसोसिएट होगा, या तो इसका या फिर ये दोनों आपस में एसोसिएट है। ये तीन ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही है? क्योंकि एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर आता है, समझ में आ गया जॉइंट वेंचर क्या होता है, पर एसोसिएट कौन किसका है वो तो पता ही नहीं चला। मारुति और सुजुकी आपस में एसोसिएट है, मारुति मारुति सुजुकी की एसोसिएट है, सुजुकी भी इसकी एसोसिएट है। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, इसको ताला लगा दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, फेंक दी। ये गलत, ये तो गलत है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, दोनों सही है। सुनना मेरी बात, मारुति और इसको सिंपल तरीके से, मारुति ने और सुजुकी ने मिलके एक नई कंपनी बनाई है विच इज मारुति सुजुकी। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी कंपनी बंद हो गई है, वो तो चल ही रही है। तो मारुति किसके एसोसिएट हो गई? मारुति सुजुकी की। सुजुकी भी किसके एसोसिएट है? मारुति सुजुकी की। पर इनका आपस में कंपनीज का कोई एसोसिएट वाला रिलेशन नहीं है। जैसे सिस्टर कंसर्न्स पढ़ा था, याद है क्या? काइंड ऑफ वैसा ही तो है। तो इनका थोड़ी सब्सिडरी एसोसिएट का रिलेशन होगा, नहीं। ये इसकी एसोसिएट है, ये इसकी एसोसिएट है, पर इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आ रही बात सबको? तो एसोसिएट कंपनी में जो जो जॉइंट वेंचर लिखा है उसका मतलब क्या है कि ये कंपनी इसकी एसोसिएट कहलाएगी, बात समझ में आ रही है, और ये कंपनी भी इसकी एसोसिएट कहलाएगी। अब बोलो कौन सी? नहीं नहीं, ये तो बड़ी कंपनी बन गई ना, इन दोनों को मिलके। एसोसिएट तो छोटी कंपनी होगी। तो अगर दो कंपनीज मिलके बड़ी कंपनी बन रही है तो ये एसोसिएट है, और ये हमारी होल्डिंग हो गई, मेन इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसको हम कहते हैं। समझ में आ रही है क्या बात सबको? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योर? तो अब क्लियर हुआ एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है। बाकी सारी चीजें तुमको आती थी, बस ये बताना जरूरी था। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? श्योर? देखो क्या लिखा है, जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैविंग राइट्स, कहां गया, सॉरी, joint control of the arrangement having rights to the net assets of the arrangement. Clarification, shares held by the company in another company ना, उसको हम एसोसिएट कंपनी के लिए काउंट नहीं करते। व्हाट इज फिड्यूशरी कैपेसिटी, पता है क्या? कुछ पढ़ा था अपन ने फाउंडेशन में, फिड्यूशरी क्या होता है? व्हाट इज फिड्यूशरी, भूल गए? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, हाँ, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में विश्वास या कॉन्फिडेंस के चक्कर में कोई शेयर्स रख रखे हैं तो वो एसोसिएट कंपनी के शेयर काउंटिंग में कंसिडर नहीं होंगे। तो अगर किसी भी कंपनी ने फिड्यूशरी कैपेसिटी में कोई शेयर्स होल्ड करे हुए हैं तो वो एसोसिएट कंपनी की 20% वाली कैलकुलेशंस में नहीं आएंगे। समझ में आ रही बात सबको? सेकंड क्या लिखा है, अ फिड्यूशरी इज अ पर्सन हु होल्ड्स अ लीगल और एथिकल रिलेशन ऑफ trust with one or more parties, person or group of persons. Typically a fiduciary prudently takes care of money or other assets for another person. Basically मतलब क्या हुआ, fiduciary का मतलब होता है कि एक पर्सन, आप किसी पर विश्वास करते हो और उस विश्वास के चक्कर में आपने उसको कंपनी के शेयर्स दे रखे। जैसे अगर हम कितनी बार घरों में भी ऐसा करते हैं कि सपोज अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं शादी में 4 दिन के लिए, तो हम क्या करेंगे, घर में जो थोड़ा बहुत कैश होगा, गोल्ड होगा, वो किसी रिलेटिव के घर पे या फिर पास वाले या तुम्हारा कोई फ्रेंड हुआ, अच्छा कोई फ्रेंड है, उसके घर पे रख देते हो। तो इसका मतलब तुमने उसके घर पे रख दिया तो उसका हो गया क्या कैश, गोल्ड उसका हो गया क्या, किसका है, तुम्हारा। पर वो क्यों होल्ड कर रखा है, इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। इसका मतलब कंपनी के शेयर्स मेरे हैं पर मैंने तुमको दे रखे हैं फिड्यूशरी कैपेसिटी में। तो जिसके पास फिड्यूशरी कैपेसिटी में शेयर्स रखे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? पक्का,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी। कौन सी कंपनी? श्योर, कोई प्रॉब्लम? एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज, कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ ली, भूल गई। एसोसिएट कंपनी का 2, एसोसिएट का 2(6), सब्सिडरी 280, पक्का। स्मॉल कंपनी 285, स्मॉल कंपनी 285, सब्सिडरी कंपनी 287, प्राइवेट कंपनी 2, सोच लो, ओपीसी 262, पब्लिक 271, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव नहीं काम का है, 277 तुमको याद रहेगा। रिलेटिव कोई काम की नहीं, इसलिए उनको हटा दिया हमने डेफिनेशन से। पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में, बोलो हाँ या ना। अब चलते कुछ और डेफिनेशंस पे। चलो, होल्डिंग कंपनी कौन सा सेक्शन लिखा है? एच ना, कहाँ पे आएगा? 246। तो होल्डिंग कंपनी एग्जाम के लिए कोई डेफिनेशन काम की नहीं है, बस पता होना चाहिए होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो जिसकी हमारे पास क्या है? सब्सिडरी कंपनी। भाई सब्सिडरी होगी तभी तो क्या बनेगा? होल्डिंग बनेगा। तो अगर यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाऊं मैं, अगर मेरे पास में कंपनी का 0 से लेकर 20% तक वोटिंग पावर है, कहाँ तक? 20% से कम ले लेते हैं, लेस देन 20% वोटिंग पावर है, तो क्या सब्सिडरी बनेगी? क्या एसोसिएट बनेगी? नहीं। तो इट्स नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे कि ये तो एक जनरल इन्वेस्टमेंट है। मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, 10% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, ना तो वो मेरी एसोसिएट बनेगी ना ही वो मेरा सब्सिडरी बनेगा। तो फिर वो मेरी कंपनी कौन सी कंपनी हो गई? ऐसी कंपनी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्लियर? इसके बाद अगर किसी कंपनी में मैंने 20% से लेकर कहां तक? इक्वल टू 50% होल्ड कर रखा है, तो ऐसी को अपन क्या बोलते हैं? एसोसिएट बोलते हैं। अगर 50 से ज्यादा, 50% से ज्यादा, कहां तक? 75% तक। कहां तक? वैसे तो 50% से ज्यादा पूरा ही क्या कहलाता है? सब्सिडरी कहलाता है, पर इसमें एक टर्म और आती है, वो समझा देती हूँ। 50 से 75 तक होता है तो सब्सिडरी बोलते हैं, है ना। अब आगे वाली टर्म तुम्हारे फाइनल में काम आएगी, पर यहाँ के लिए बता देती हूँ। 75 से 100 तक, 100 नहीं इंक्लूड होगा, लेस देन 100 की बात कर रही हूँ। 75 से लेस देन 100 तक अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो कहलाता है सब्सटैंशियल सब्सिडरी। क्या कहलाता है वो भी सब्सिडरी। पर सोचो ना, किसी कंपनी में तुमने 75% से ज्यादा होल्ड कर रखा है, तो कितना ज्यादा होल्ड कर रखा है? तो इसको क्या बोलते हैं? सब्सटैंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये कौन सी कंपनी हो जाएगी? सब्सटैंशियल सब्सिडरी। और अगर इक्वल टू 100% है तो क्या कहलाएगा? होली ओन सब्सिडरी। 100% सब्सिडरी है तो होली ओन सब्सिडरी, 50 से 100 तक है तो सब्सिडरी, 75 से ज्यादा है तो सब्सटैंशियल सब्सिडरी, 50 से कम, 50 के बराबर और 20 तक एसोसिएट, 20 से कम इज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। टाइमलाइन क्लियर है सबको? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योर? तो ये क्लियर है, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट तीनों। जॉइंट वेंचर भी क्लियर है सबको? हाँ या ना? चलो, लिस्टेड कंपनी अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेंबर, नोटिफिकेशन ऑफिसर, पेड अप शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी डन। चलो, नाउ कौन सी कंपनी लिखा है? अनलिमिटेड, यू लिखा है ना, लास्ट में ही आएगा। 292 कौन सा है? 292 किसका? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मेंबर्स पर कोई लिमिट नहीं होती। मतलब क्या मतलब है? मेंबर लाइबिलिटी मतलब क्या? इसका मतलब समझाओ कि व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके पर्सनल एसेट्स भी आप घर पे लेके या बिजनेस में लेके आ सकते हो? बिजनेस में लेके आ सकते हो। अगर बिजनेस के असेट कम पड़ गए लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो अनलिमिटेड कंपनी में हम मेंबर के पर्सनल असेट भी टेक ओवर कर सकते हैं, जब तक कंपनी की लाइबिलिटी नहीं चुक जाती। समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। तो टाइप्स ऑफ कंपनी पे चलते हैं। वापस बताओगे तो मुझे कितनी टाइप्स ऑफ कंपनी हो गई, फिर मैं तुमको एक चार्ट बनवाऊंगी बढ़िया सा। सबसे पहला ओपीसी सेक्शन 262, वेरी गुड। प्राइवेट कंपनी
पब्लिक कंपनी। और कौन सी बड़ी कंपनी? कंपनी स्मॉल कंपनी। कौन सा सेक्शन? 285। सब्सिडरी, वेरी गुड। एसोसिएट, वेरी गुड। होल्डिंग, वेरी गुड। और अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ? 292 अनलिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी है? अनलिमिटेड कंपनी। बहुत ध्यान से सुनना कि अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है। चलो, किसकी कंपनी बनाएंगे अब अपन? आस्था की। आस्था सीए बन गई, बहुत बड़ी सीए बन गई। अब अच्छी खासी सोच रही मैं खुद का स्टार्टअप करूंगी, खुद की कंपनी बनाऊंगी। शार्क टैंक में गई, पैसे भी अच्छे खासे मिल गए, कंपनी बना रही है, सब मिल गया। आस्था लिमिटेड पब्लिक कंपनी बना ली इसने, आईपीओ भी लिया है। आस्था लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। अच्छा, एक काम करते हैं अपन, अभी नहीं डिसाइड करते हैं कि लिमिटेड है कि मतलब प्राइवेट पब्लिक नहीं, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड कंपनी है, वो अपन को भी नहीं पता। ठीक है, अब आस्था को अपन बाद में डिसाइड करेंगे कौन सी कंपनी है ना। लाइबिलिटी, असेट। ये आस्था की कंपनी दो तरीके से बन सकती है, या तो ये लिमिटेड कंपनी हो सकती है या फिर ये अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। ठीक है, या तो क्या हो सकती है? लिमिटेड कंपनी, या फिर ये कौन सी हो सकती है? अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। अगर आस्था की कंपनी लिमिटेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? लिमिटेड। तो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज इसका लाइबिलिटी है 10,000 करोड़ का। कितना लाइबिलिटी है? 10,000 करोड़ तो लाइबिलिटी है, और असेट है 7,000 करोड़। लाइबिलिटी कितना है? 10,000 करोड़, और असेट कितना है? क्या सारा लाइबिलिटी पे ऑफ कर पाओगे क्या? कितने का बच गया? 3,000 करोड़ का। लिमिटेड कंपनी है, क्या करे ये 3,000 करोड़ का? आस्था के घर पे चल जाए, उसके पास जितना भी गोल्ड कैश है सारा ले आते हैं, चलो। कर सकते हो क्या लिमिटेड कंपनी में? नहीं। तो फिर ये 3,000 करोड़ क्या कहलाएगा? कौन इंसॉल्वेंट हो गया? आस्था। आस्था की कैसे इंसॉल्वेंट होगी? उसके पर्सनल सेट, उसके घर पे फ्रिज, टीवी, थिएटर, उसने जो घर बना रखा है सब उसके घर पे ही है, कुछ नहीं लेके गए। अच्छा खासा बंगला बना हुआ है, कुछ नहीं, किसी पे सील नहीं लगी, कोई लॉक नहीं लगा, तो इंसॉल्वेंट तो आस्था तो नहीं हुई। क्या बोलोगे इसको? 3,000 करोड़ का, 10,000 का लाइबिलिटी है, 7,000 का सेट हमने पे कर दिया, 3,000 क्या बोलते हो तो इसको? बैड डेट। क्या बोलते हो इसको? तो ये 3,000 करोड़ क्या कहलाएगा कंपनी के लिए? ये बैड डेट्स है। बोलो, बात समझ में आ रही है सबको? अगर ये कौन सी कंपनी हुई? लिमिटेड कंपनी हुई तो। पर क्या आस्था के पर्सनल एसेट ले पाओगे क्या? नहीं। आस्था का घर, कैश, जो भी इसके पास था, आईसीआई की बुक, सब इसी का असेट है, पर्सनल असेट है। समझ में आ रही बात सबको? पर अगर आस्था की कंपनी कौन सी कंपनी हुई? अनलिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी? तो क्या ये 3,000 करोड़ बचा रह जाएगा, या आस्था के घर चले जाएंगे? घर जाएंगे। जितना कैश होगा, गोल्ड होगा, जो इसका घर होगा, सब कुछ ले लेंगे। कैश, गोल्ड, बिल्डिंग, जो होगा सब कुछ ले लेंगे। इन सब से अगर 3,000 करोड़ पूरे रिकवर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर सपोज ये सब मिला के आस्था के पास 2,000 करोड़ के, कितने हैं? 2,000। अभी भी कितने बाकी रह गए पे करना? अब ये कहां से आएंगे? आज तक से सारा पर्सनल सेट भी ले लिया, अब क्या? अब तो इंसॉल्वेंट हो गए आस्था, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब पर्सन के पर्सनल एसेट ही नहीं बचे, लाइबिलिटी इज मोर देन एसेट एंड शी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, तो फिर वो पर्सन कौन हो जाएगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो अनलिमिटेड कंपनी में आप उसके पर्सनल एसेट कब तक ले सकते हो? जब तक आपकी कंपनी का लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हो जाता। समझ में आ रही है? अगर पूरा पे ऑफ हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो जितना हो रहा है उतना प्रोपोर्शनेट कर लो। अगर ये असेट ज्यादा के होते तो क्या ज्यादा ले जाते क्या?
कि नहीं दे दो जितने है उतने दे दो, जितना पे करना है उतना, तो 1,000 करोड़ बच जाते अभी भी इसके पास। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो लिमिटेड कंपनी में कौन सा हमारे पास में पर्सनल एसेट को आप हाथ नहीं लगा सकते। पर आप अगर आपकी कंपनी कौन सी है, अनलिमिटेड कंपनी है, तो मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है, मतलब उनके पर्सनल एसेट्स भी टेक ओवर किए जा सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है लिमिटेड और अनलिमिटेड में? ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन नंबर 292। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसको कॉपी कर लो फटाफट से एग्जाम्पल को और हेडिंग डालो 292। कॉपी में हेडिंग डालेंगे 292 अनलिमिटेड कंपनी। चलो अब मेरे साथ ही कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है? हॉरिजॉन्टली। एक पेज लो पूरा, हॉरिजॉन्टली कॉपी करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी का पूरा चार्ट बनवा रही हूँ कि कितनी तरीके की कंपनीज हो सकती है और कितनी तरीके की अपन ने पढ़ ली है। हम्म।
समझ में आ रहा है क्या कैसे लिखा है? इनकॉर्पोरेशन में 3 कंपनीज है, चार्टर, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन, सब्सिडरी का 280, एसोसिएट, वेरी गुड। यहाँ तक कर लो, फिर आगे के बनाती हूँ मैं। इसके बाद 3 और आएंगे। डन। चल, इसके बाद नेक्स्ट 4 तो अपन ने लिख लिए, 3 और बचे। ओनरशिप, ऑब्जेक्ट, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, इतना ही जो बची है जगह वो सफिशिएंट है तुम्हारे पास इसको करने के लिए।
ओनरशिप के बेसिस पर हमारे पास दो कंपनीज होती है जो अपन अब पढ़ेंगे। एक होती है फॉरेन कंपनी और एक होती है गवर्नमेंट कंपनी। ऑब्जेक्ट के हिसाब से बहुत सारी कंपनीज हो सकती है, जितनी कंपनीज उतने ऑब्जेक्ट है, पर मेनली सेक्शन 8 कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बहुत सारी हो सकती है। वर्किंग के हिसाब से दो कंपनीज होती है मेनली, एक्टिव कंपनी और डोरमेंट कंपनी, जो सेक्शन 2 में नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है डोरमेंट एक्टिव कंपनीज का डेफिनेशन? पढ़ा था अपन ने सीए फाउंडेशन में। सेक्शन 455 में। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हो सकती है जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्लान करते हैं। हालांकि इसमें अभी और आती है, लिस्टेड भी आती है, अनलिस्टेड भी आती है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। वो मैंने इसमें नहीं किया है अभी, क्योंकि उसके लिए अलग ही चीज़ें, अलग ही क्राइटेरियाज अपन को देखने पड़ते हैं, तो उस पर मैं आई नहीं हूँ अभी तक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर आओ, एक बार फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा, फिर जो कुछ चीज़ें और बची है वो पढ़ाऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक दो जो इस एग्जाम में आए हुए हैं, स्मॉल कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का। दैट्स इट फॉर द क्लास। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंपनी में। सबसे पहले कौन सी कंपनीज लिखी है मैंने? इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे तीन कंपनीज होती है। पहली कौन सी है? चार्टर कंपनी। दूसरी कौन सी है? स्टैट्यूटरी। तीसरी कौन सी है? अच्छा, व्हाट इज रजिस्टर्ड कंपनी? जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 या पुराने किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो कौन सी कंपनी कहलाती है? रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। बोलो हाँ है ना? इसका डेफिनेशन हमको दिया हुआ है। तुमको याद है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, डेफिनेशन दिया हुआ था, याद है कि नहीं है? वो डेफिनेशन ही रजिस्टर्ड कंपनी का है। ये रहा, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे कि रिलायंस, टाटा स्टील, इन्फोसिस, जो भी कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर हुई है वो क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी है 2 क्लॉज 20 में। क्लियर है यहाँ तक सबको? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? तो पहले कंपनी मैंने सबसे पहले कौन सी लिखी है यहाँ पे? चार्टर। दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? रजिस्टर्ड। क्लियर है सबको? स्टैट्यूटरी कंपनी याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कोई भी कंपनी जिसके लिए कानून बन जाए वो कौन सी कंपनी है? स्टैट्यूटरी। एलआईसी हो गया, सेबी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? अब चार्टर कंपनी आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये पहले हुआ करती थी। व्हाट इज चार्टर कंपनी? चार्टर कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी से पावर लेके आती है फिर आपको रेगुलेट करती है। क्या मतलब है? तुमने सुना है ईस्ट इंडिया कंपनीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज? ब्रिटिशर्स ने आके हम पर कई सालों तक राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, है ना? तो उन्होंने इंडिया पर आके राज किया, किसके कहने पर? ब्रिटिश के जो किंग और क्वीन थे उसके कहने पर। हाँ या ना? तो उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे, तब वहां पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी। क्या थी? क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने पावर दिया ब्रिटिशर्स को कि आप कहाँ जाके राज करो? इंडिया पे जाके राज करो, जिसको अपन ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। वो कंपनी कौन सी कहलाती है? चार्टर कंपनी। मतलब जिस कंपनी को काम करने का पावर मिलता है किसी भी किंग से, क्वीन से या गवर्नमेंट से, ऐसी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? चार्टर कंपनी। कौन सी कंपनी? तो आज के टाइम पे ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो तीन तरीके की कंपनीज हो गई, कौन कौन सी? चार्टर, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनी। क्लियर है यहाँ तक सबको? फिर क्या लिखा है लाइबिलिटी में? अनलिमिटेड और लिमिटेड पढ़ा दिया। अनलिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन 292। लिमिटेड कंपनी में हमारे पास में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका कोई डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का दिया हुआ है, उस पर मैं आऊंगी, पर अभी तक ये समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, सुना था ध्यान से। लिमिटेड कंपनी में फर्दर
दो कंपनीज आ सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। और एक और कौन सी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अपन इसको मेनली दो में क्लासिफाई करेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तुम भी ये दो पार्ट्स कर लो इसमें से। अच्छा, कंपनी का सेक्शन कौन सा है, 2 क्लॉज 20। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, समझ। लिमिटेड कंपनी का कोई डेफिनेशन नहीं है, किसका डेफिनेशन है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का। कौन से में भाई, देखो कंपनी 220 सीओ, सीओ ही है, इसको गारंटी कंपनी नहीं बोलते, इसको शेयर कैपिटल कंपनी नहीं बोलते, इसको बोलते कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसीलिए कंपनी के बाद आ रही है इसकी डेफिनेशन। तो 220 किसका हो गया, कंपनी का। 221 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आएगा ना, जी पहले आ रहा है। और 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर है यहां तक। तो 220, 221 और 222 क्लियर है। 220 हो गया रजिस्टर्ड कंपनी, इसके नीचे सेक्शन भी लिख लो यहां पे। 222 हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गया 221। अल्फाबेटिकली चलोगे तो तुमको सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। इसके बाद मेंबरशिप के बेसिस पे ओपीसी पढ़ लिया, 262 प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया, 268 पब्लिक कंपनी, 270 और स्मॉल कंपनी वो मेंबरशिप में नहीं आती, पर मैंने लिख दिया क्योंकि प्राइवेट कंपनी का पार्ट है। तो स्मॉल कंपनी का सेक्शन 285, कोई प्रॉब्लम, चारों अपन ने ये अपना पूरा डन है। कंट्रोल भी अपना पूरा डन है। कौन कौन सी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। होल्डिंग का सेक्शन 240, सब्सिडरी का 280, सोच लो 287, एसोसिएट का 26, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अपन ने पढ़ा, अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमारी सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है। इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना, इसमें अपन डिटेल पढ़ेंगे, ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे पर लास्ट में पढ़ेंगे, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सी कंपनीज है वर्किंग के बेसिस पे, या तो एक्टिव हो सकती है या फिर स्लीपिंग हो सकती है, डोरमेंट जिसको अपन बोलते हैं। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, 455 में, ये सेक्शन 2 में डिफाइंड नहीं है। क्लियर है। इसके अलावा ओनरशिप के बेसिस पे हमारी दो कंपनीज और मैंने बोली है, एक तो इंडियन कंपनी तो हो ही सकती है, वो हटा दो। और कौन सी कंपनी है, और कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, तुमको याद है तो बताओ थोड़ा सा। जो कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, खुद से हो, एजेंट के थ्रू हो, कैसे भी हो। समझ में आ रही है, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। कहाँ लिखा है लॉ में, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। स्टार्टिंग में आनी चाहिए, एफ पे आ रही है डेफिनेशन, है ना। 46 से तो पहले ही आएगी, क्योंकि होल्डिंग 46 था, उससे तो पहले ही आएगी। चलो देखते हैं कहाँ पे आई है। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन इसमें नहीं डाला क्या, अच्छा वो फिर डेफिनेशन के साथ आ गया होगा, ठीक है। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन यहीं पे ही आएगा, मैंने वो लिखा नहीं है, ये आएगा फॉरेन कंपनी का 242 पे आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एफ आर से पहले ही आएगा ना, तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन यहाँ पे आएगा 242 पे, यहाँ पे ऐड करवा दूंगी मैं। हाँ, फॉरेन कंपनी 242, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी का बाद में आएगा, बोलो हाँ है ना। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पर 46 से तो पहले ही आएगा, होल्डिंग से तो कौन सा है 45, कौन सा है 45, किसका, गवर्नमेंट कंपनी का। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी, बताओ व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। 51% शेयर कैपिटल की पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्शली सेंट्रल और पार्शली स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। 51% इक्वल चलेगा या ज्यादा होना चाहिए, इक्वल और उससे ज्यादा होना चाहिए। 51% से कम नहीं होना चाहिए, इक्वल हो या फिर उससे ज्यादा हो तो गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है एनी कंपनी इन विच नॉट 51% से कम नहीं होना चाहिए, इक्वल चलेगा और ज्यादा भी चलेगा।
ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास रखा है? सेंट्रल के पास रखा है, स्टेट के पास रखा है, या फिर दोनों के पास रखा है. एंड इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी क्या कहलाती है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी गवर्नमेंट. पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक. प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी, वेरी गुड, प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी जैसी हो वैसी कहलाएगी. प्राइवेट हुई तो प्राइवेट कहलाएगी, पब्लिक हुई तो पब्लिक कहलाएगी. रिदम में नहीं आना है. गवर्नमेंट की सब्सिडरी गवर्नमेंट, पब्लिक की सब्सिडरी प्राइवेट की सब्सिडरी जो है वही रहेगी. प्राइवेट है तो प्राइवेट रहेगी, पब्लिक है तो पब्लिक रहेगी. डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कौन सा सेक्शन है गवर्नमेंट कंपनी का? 245. होल्डिंग कंपनी का और फॉरेन कंपनी का 242. पक्का? चलो लिखो. फॉरेन कंपनी का 242, गवर्नमेंट कंपनी का 245. चलो अब एक चीज और लिखो. यहाँ पे अपन ने चार्टर कंपनी लिखा था, इसके चार्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशन में एक पॉइंट आएगा, लिखो. हाँ, चार्टर कंपनी में लिखना है एक पॉइंट, लिखो. नोट डाल के लिख दो नीचे चार्ट में. ऐसी कोई भी कंपनी जिसको कंट्रोल किसके थ्रू दिया जा रहा है, कौन कंट्रोल दे रहा है? किंग, क्वीन, या फिर कोई भी गवर्नमेंट दे रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? चार्टर कंपनी बोलते हैं. बोलो, समझ में आ रहा है ना? हाँ, डन. पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार वापस रिवाइज करा दूं क्या क्या पढ़ा है? जरूरी है, याद ही नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक तुमको बचा है, अभी थोड़ा सा बचा है ना. चलो, कॉपी बंद, बुक बंद, सब कुछ बंद. अब सिर्फ यहाँ, अब कहाँ पे होना चाहिए सब कुछ? यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, चलो. सबसे पहले मुझे बताओ प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 268. पक्का? प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल्स में 3 चीजें लिखती है? पहली चीज, रेस्ट्रिक्टिंग द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी. इस 200 की लिमिट में क्या क्या ध्यान रखनी पड़ेगी चीजें? प्रेजेंट एम्प्लॉयज कंसिडर, पास्ट एम्प्लॉयज कंसिडर, और जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर. क्लियर है यहाँ तक? एक थर्ड चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी प्राइवेट कंपनी में, इट प्रोहिबिट्स द इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर एनी सिक्योरिटीज. मना कर रखा है. प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? मना. रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अलाउड है पर कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी. जैसे रेस्ट्रिक्शंस में तुमको याद हो तो मैंने कहा था मेंबर टू मेंबर शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं कि नहीं? मेंबर टू रिलेटिव, मैं सर को शेयर ट्रांसफर कर सकती हूँ क्या? रिलेटिव बीइंग अ हस्बैंड. हस्बैंड कौन होता है? रिलेटिव होता है, तो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेंबर टू प्राइवेट प्लेसमेंट चलेगा. और रेस्ट्रिक्ट प्रोहिबिट द इन्विटेशन टू पब्लिक, कौन सी सिक्योरिटीज के लिए? इक्विटी की डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल. समझ में आ रही है बात सबको? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन 271. पक्का 271. पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? एज मे बी प्रिस्क्राइब. जो कोई भी कितना कितना बोल रहे थे? 4 करोड़ 50 लाख बोलते. मैं इंतजार ही कर रही थी कि यही आंसर आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या 50 लाख, कुछ तो आएगा. फिर याद आया, नहीं नहीं, ये तो अपन ने कहीं और पढ़ा था, ये एग्जाम में होता है. पेड अप शेयर कैपिटल तो याद है पर किसका लिख रहे हैं वो नहीं याद है, तो वो क्लैरिटी चाहिए.
समझ में आ रही है क्या बात सबको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योर? पब्लिक कंपनी क्या होती है? उसके बाद अपन ने पढ़ा ओपीसी कंपनी, जिसमें एक ही पर्सन होता है मेंबर, सेक्शन 262। इसमें अपन ने क्या पढ़ा? ओपीसी में जो सिंगल पर्सन है वो कौन होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, और अदरवाइज चलेगा, माइनर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात सबको? ओपीसी कौन कौन से दो काम नहीं कर सकते? INC 2, 3, 4 याद है सबको, है ना? 15 डेज, 30 डेज, 180 डेज। क्लिक हो रहा है क्या? पक्का? 30 डेज किसके लिए था? किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? कौन से फॉर्म में? पक्का? INC 3 में क्या देना पड़ेगा? रिटर्न कंसेंट। किसका? नॉमिनी का। नया नॉमिनी कब तक अपॉइंट करोगे? 15 डेज के अंदर अंदर। समझ में आ रहा है? नॉमिनी खुद हट सकता है क्या? नॉमिनी को हटाया जा सकता है क्या? हाँ या ना? और नॉमिनी मेंबर कब बनेगा? जो जब सब्सक्राइबर की डेथ और इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ओपीसी में यहाँ तक किसी को भी? श्योर? सेक्शन नंबर कौन सा था ओपीसी का? 262 प्लस सेक्शन नंबर 3। पक्का? इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसमें 51% से कम नहीं होना चाहिए? क्या? किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय बोथ। स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? पूरा डिटेल चाहिए। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन, अब बोलो, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? डिसाइड कर लो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नॉट एक्सीड आएगा कि एक्सीडिंग आएगा? नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 10 crores। एंड टर्नओवर एज पर P&L अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज शुड नॉट एक्सीड, एंड और सच हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब्ड। और अभी कितना लिमिट है? पेड अप का 4, टर्नओवर का 40। ठीक है? अच्छा, स्मॉल कंपनी के सेक्शन 3 कंपनीज को नहीं लगते। कौन कौन सी? सेक्शन 8 को नहीं लगता, होल्डिंग सब्सिडरी को नहीं लगता, और कंपनीज गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, स्टैट्यूटरी कंपनीज। याद आ रही है क्या बात सबको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? कौन सी कंपनी हुई है? और क्या पढ़ा अपन ने आज? बताओ, स्मॉल कंपनी का सेक्शन बताओ। अच्छा, और क्या पढ़ा था? 287 किसका था? सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करोगे? सब्सिडरी कंपनी मींस इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। क्या? इन विच होल्डिंग कंपनी दो चीजें करती है। पहला, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है कंपोजिशन का? अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ सारे, ऑल और मेजॉरिटी, कितने भी चले, मेजॉरिटी से ज्यादा होना चाहिए मतलब। ठीक है? और सेकंड पॉइंट क्या था? एक्सरसाइजेस मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। समझ में आ रही है बात सबको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? इसके बाद अपन ने पढ़ा एसोसिएट कंपनी 2/6। क्या होता है एसोसिएट कंपनी? जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? 20% से ज्यादा की इक्वल भी चलेगा, एटलीस्ट 20% होना चाहिए। एक एक शब्द पे ध्यान देना, केस स्टडी बनती है। एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर होना चाहिए, इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं, एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। क्लियर है यहाँ तक सबको? एसोसिएट कंपनी पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी क्या कहलाता है? पब्लिक। गवर्नमेंट का सब्सिडरी गवर्नमेंट, पर प्राइवेट का सब्सिडरी प्राइवेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? और क्या पढ़ा अपन ने? और किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने? फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट होती है? आउट इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस? इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिकली हो, फिजिकली हो, खुद से हो, एजेंट के थ्रू हो, सारी फॉरेन कंपनी है। सेक्शन 2 और उसके साथ 245 भी पढ़ा था। किसका था 245? 245 किसका था? गवर्नमेंट कंपनी। 246 होल्डिंग कंपनी। 26 एसोसिएट। 287 285 सेक्शन 3 आईपीसी, सेक्शन 3 ओपीसी। क्लियर? 3 इसमें हमारे वो है फॉर्म्स, INC 2, INC 3, INC 4। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योर? अब एक क्वेश्चन तुमको करवाना है, होमवर्क देना है, मतलब होमवर्क बोला था ना, क्वेश्चंस तो होमवर्क में मिलेंगे तुमको। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ठीक है? समझ में आया क्या जितना भी पढ़ा है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद हो रहा है, साथ का साथ जो पढ़ाया है उसको हाईलाइट करते जाना। मेरे साथ हाईलाइटर ला रहे हो क्या? हाईलाइटर करते जाओ, सर्कल करते जाओ, बुक में कुछ लिखना है तो लिखते जाओ, पर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। सेम इसी तरीके से 70 डेज पढ़ेंगे तो तुमको आगे तक दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक दिन में 20 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट से कम भी। वेरी गुड, चलो ओके गाइस, बाय बाय, नाइस डे, टेक केयर।